नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लॉन्च किए गए डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम 2021 की। बताएंगे कैसे समाज को किफायती स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकती है CSIR NCL की जल शोधन तकनीकें। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। हैंड होल्डिंग के माध्यम से युवा नवाचारकों की मदद करने वाला कार्यक्रम। नैनो सामग्री आधारित गैर विषाक्त सुरक्षा स्याही विकसित, करेंसी नोट, दवाइयों, दस्तावेजों की जालसाजी को रोकने में सहायक होगा INST मोहाली का ये नवाचार। CSIR NCL की कुशल जल शोधन प्रौद्योगिकियां देश में दूषित पेयजल की समस्या को दूर कर सकती हैं। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान आधारित ये नवीन प्रणालियां। और 2020-21 के लिए 17 वैज्ञानिकों को मिली स्वर्ण जयंती फेलोशिप। विज्ञान के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट अनुसंधान विचारों के समर्थन के लिए DST द्वारा दी जाती है ये फेलोशिप। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में डीबीटी की स्टार कॉलेज योजना के तहत पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया ये स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम युवा वैज्ञानिकों और छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षण और हैंड होल्डिंग के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए नवाचार में मदद करेगा। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने साल 2008 में डीबीटी स्टार कॉलेज योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत विभाग अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाने वाले संभावित कॉलेजों की पहचान करता है। चुने गए कॉलेजों को अकादमिक और प्रयोगशाला गतिविधियों के लिए उपकरण जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कॉलेजों के शिक्षकों और प्रयोगशाला कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के दौरे, मशहूर वैज्ञानिकों के व्याख्यान, छात्रों के लिए कार्यशाला आयोजन में भी समर्थन किया जाता है। वर्तमान में डीबीटी स्टार कॉलेज योजना के तहत देश भर में 278 स्नातक महाविद्यालयों को सहायता दी जा रही है। 2018-19 में इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण 2 श्रेणियों में योजना को बांट दिया गया, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। इस वक्त स्टार कॉलेज योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 55 कॉलेजों और आकांक्षी जिलों के 15 कॉलेजों को 2 साल की लघु अवधि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। 8 नवंबर को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इस पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीबीटी स्टार कॉलेज परामर्श कार्यक्रम नेटवर्किंग, हैंड होल्डिंग और पहुंच की अवधारणा की दिशा में मदद करेगा। इस योजना में प्रति माह कार्यशालाएं आयोजित करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या कम संपन्न क्षेत्रों में हैंड होल्डिंग तथा सरकारी स्कूलों के साथ पहुंच गतिविधियां आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। डीबीटी स्टार कॉलेज परामर्श कार्यक्रम इस योजना को देश के हर जिले तक पहुंचाने का एक प्रयास है, जिससे UG साइंस पाठ्यक्रमों से जुड़े नए कॉलेज भी स्टार कॉलेज योजना में शामिल हो सकेंगे। इस मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत कार्यशालाएं, प्रतिमाह बैठकें, ग्रामीण या कम संसाधन वाले क्षेत्रों में हैंड होल्डिंग कार्यक्रम और सरकारी स्कूलों में आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्टार स्टेटस कॉलेज नए कॉलेजों को हैंड होल्डिंग और पीयर लर्निंग के माध्यम से सलाह देंगे और उन्हें स्टार श्रेणी में लाकर पूरे देश में अंडर ग्रेजुएट विज्ञान पाठ्यक्रमों को मजबूत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दृष्टिकोण को शामिल करने में मदद करेंगे।
भारतीय वैज्ञानिकों ने अब नैनो सामग्री का इस्तेमाल कर गैर विषाक्त सुरक्षा स्याही विकसित की है। ज्यादा लंबे समय तक बने रहने वाली ये स्याही ब्रांडेड वस्तुओं, करेंसी नोट और दवाइयों जैसे क्षेत्र में जालसाजी पर लगाम लगा सकती है। खास रासायनिक गुणों के चलते इस स्याही से आम इंसान भी असली और नकली उत्पादों की आसानी से पहचान कर सकेंगे। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। ब्रांडेड वस्तुओं से लेकर बैंक नोट, दवाइयों और प्रमाण पत्रों तक जालसाजी की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। हालांकि इन सभी चीजों की छपाई के लिए खास किस्म की सिक्योरिटी इंक या सुरक्षा स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूमिनिसेंट सामग्री से बनी इस तरह की स्याही का उपयोग गुप्त टैग के रूप में किया जाता है, जिन्हें अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखा जा सकता है। हालांकि ऐसी अधिकांश स्याही एकल उत्सर्जन पर आधारित होती हैं, जिनकी नकल करना आसान है और इनसे जालसाजी को भी पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। इस खामी को दूर करने के लिए उत्तेजना निर्भर और प्रकाश उत्सर्जन गुणों दोनों से युक्त स्याही के प्रयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन इसकी ज्यादातर सामग्री फ्लोराइड पर आधारित है, जो कम समय तक टिकने वाला अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है। ब्रांडेड वस्तुओं से लेकर बैंक नोट, दवाइयों और प्रमाण पत्रों तक जालसाजी की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। हालांकि इन सभी चीजों की छपाई के लिए खास किस्म की सिक्योरिटी इंक या सुरक्षा स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूमिनिसेंट सामग्री से बनी इस तरह की स्याही का उपयोग गुप्त टैग के रूप में किया जाता है, जिन्हें अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखा जा सकता है। हालांकि ऐसी अधिकांश स्याही एकल उत्सर्जन पर आधारित होती हैं, जिनकी नकल करना आसान है और इनसे जालसाजी को भी पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। इस खामी को दूर करने के लिए उत्तेजना निर्भर और प्रकाश उत्सर्जन गुणों दोनों से युक्त स्याही के प्रयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन इसकी ज्यादातर सामग्री फ्लोराइड पर आधारित है, जो कम समय तक टिकने वाला अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है। मोहाली स्थित डीएसटी के नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो सामग्री आधारित लंबे समय तक चलने वाली गैर विषाक्त सुरक्षा स्याही विकसित की है। INST का यह शोध हाल ही में क्रिस्टल ग्रोथ एंड डिजाइन और मटेरियल्स टुडे कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। गैर विषैली धातु फॉस्फेट आधारित स्याही पर काम किया और लेंथेनाइड आयनों Ln3+ से युक्त GD1 XBIX PO4 नैनो सामग्री पर आधारित ल्यूमिनिसेंट सुरक्षा स्याही तैयार की। इसने डाउन शिफ्टिंग के साथ साथ अप कन्वर्जन प्रकाश उत्सर्जन के गुण प्रदर्शित किए। इसके अलावा स्याही का डाउन शिफ्टिंग ल्यूमिनिसेंस रंग भी उत्तेजना तरंग दैर्ध्य पर ज्यादा निर्भर है। इसके चलते गुप्त टैग को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। इसके प्रकाश उत्सर्जक गुण व्यवहारिक परिस्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता और प्रकाश आदि में बहुत लंबी अवधि तक बने रहते हैं। इसके लिए हमारे पास पहले भी टेक्नोलॉजी थी, लाइक क्वांटम डॉट्स एंड फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, बट उन टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती थी, वो टॉक्सिक मटेरियल्स होते थे, थर्मली एंड केमिकली कम स्टेबल होते थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक थी वो फोटोल्यूमिनेसेंस मेथड था। तो उसके लिए हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें हम लेंथेनाइड डॉप्ड नैनो मटेरियल्स यूज़ करते हैं। ये लो टॉक्सिक होते हैं, हाई लाइफ टाइम होती है एंड एज वेल एज दे आर थर्मली एंड केमिकली स्टेबल। तो हमारी जो हमारी एप्लीकेशन है बेसिकली जो पैटर्न्स या फिर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट को डुप्लीकेट प्रोडक्ट से अलग करने के लिए, तो उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। नैनो सामग्री आधारित यह सुरक्षा स्याही अपने आप अनायास प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगर इस स्याही का उपयोग जालसाजी विरोधी कार्यों के लिए किया जाता है तो इससे बेहतर इनकोडिंग डिकोडिंग क्षमता मिल सकती है और सुरक्षा क्षमता में सुधार आ सकता है। इस स्याही द्वारा एक आम आदमी आसानी से पता लगा सकता है कि दस्तावेज या उत्पाद असली है या नकली। पुणे स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अपनी स्थापना के बाद से ही देश को रासायनिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय समाधान उपलब्ध कराती आ रही है। NCL के शोधकर्ताओं ने जल शुद्धिकरण के लिए भी कई जनहितकारी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। ये प्रौद्योगिकियां देश में शुद्ध पेयजल उपलब्धता को किफायती और आसान बना सकती हैं।
NCL पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संगठक प्रयोगशाला के रूप में 1950 में स्थापित किया गया था। पुणे स्थित इस प्रयोगशाला ने पिछले 7 दशक में रसायन विज्ञान तथा रासायनिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में अपना स्थान बनाया है। NCL ने भारतीय उद्योगों की जरूरत के अनुरूप अनुसंधान कर अनेक जनहितकारी समाधान विकसित किए हैं। देश में स्वच्छ जल की समस्या को देखते हुए CSIR NCL के वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण और शुद्धिकरण की भी किफायती तकनीक विकसित की है। संस्थान के पॉलीमर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग ने खोखले फाइबर मेम्ब्रेन द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुद्ध जल प्रणाली तैयार की। NCL की ये नवीन जल शोधन प्रणाली पारंपरिक RO फिल्ट्रेशन की तुलना में 90% तक शुद्ध कीटाणु रहित जल का उत्पादन करती है। खास बात यह है कि यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण बल और पानी के दाब से संचालित होती है, इसलिए इसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। This technology works on gravity. ये तकनीक गुरुत्वाकर्षण पर काम करती है। RO में बिजली की जरूरत होती है। 40 से 50% पानी बेकार हो जाता। इसमें 1% से कम पानी बेकार होता है। क्योंकि इसमें बिजली का कोई उपकरण नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तकनीक हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों के लिए उपयोगी है। इससे 500 से 2000, 3000 तक लोगों के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। हम जरूरत के अनुसार विभिन्न क्षमता के मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। स्वास्तिक जल प्रौद्योगिकी NCL की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल के तहत विकसित इस तकनीक में आधुनिक विज्ञान के साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस हाइब्रिड जल शोधन तकनीक को आसान और लागत प्रभावी बना देता है। We at CSIR NCL have developed a new technology. CSIR NCL में हमने जल कीटाणु शोधन की एक नई तकनीक विकसित की है, स्वस्तिक यानी सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस। इस विशेष तकनीक में आयुर्वेद के ज्ञान के आधार के साथ हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन की आधुनिक तकनीक को जोड़ा गया है। हम एंटी माइक्रोबियल गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का उपयोग करते हैं और इन दोनों के संयोजन से केवल 5 से 10 मिनट में पानी कीटाणु रहित हो जाता है। इसकी लागत पारंपरिक क्लोरीनीकरण पद्धति की तुलना में बहुत कम है। Comparable to the conventional methodology of chlorination. सुरक्षित जल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी पहल यानी स्वास्तिक में प्रेशर रिडक्शन का इस्तेमाल करके पानी को उबाला जाता है और रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का उपयोग किया जाता है। इस तरह किफायती तरीके से रोगाणुओं, जीवाणुओं सहित अन्य नुकसानदायक तत्वों को पानी से हटाया जाता है। परीक्षण के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि ये पद्धति 5 से 10 मिनट में पानी से ग्राम नेगेटिव E. कोली और ग्राम पॉजिटिव S. बैक्टीरिया और कठिन अवसरवादी रोगाणुजनक बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म करने में सफल रही। This is a pilot scale cavitation setup. It consists of holding tank. ये एक पायलट स्केल कैविटेशन सेंटर है जिसमें होल्डिंग टैंक, कैविटेशन डिवाइस, मल्टी स्टेज सेंटर फ्यूल पंप और प्रेशर और तापमान मापने वाले उपकरण शामिल हैं। पानी पंप के माध्यम से अलग अलग कैविटेटिंग डिवाइस में जाता है और कैविटीज का गठन, वृद्धि और पतन होता है। जैसे जैसे कैविटीज कोलैप्स करती हैं, उच्च दबाव तापमान की स्थिति और इन सीटू हाइड्रोक्सिल रेडिकल उत्पन्न होते हैं। कैविटेशन के साथ साथ पहले से मिलाए गए प्राकृतिक तेल संयुक्त रूप से बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। स्वास्तिक और शुद्ध जल दोनों ही अलग अलग प्रकृति की जल शोधन तकनीक हैं, जो खासकर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। बिजली की कमी और तकनीक तक पहुंच का न होना दूरस्थ अंचलों में समाज को जल शोधन तकनीकों से दूर कर देता है।
CSIR NCL द्वारा विकसित समाधान पिछड़े क्षेत्रों के वंचित समाज तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में सहायक साबित हो सकते हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस बार देश के 17 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। विज्ञान के विभिन्न विषयों से जुड़े वैज्ञानिकों को उनके नवोन्मेषी विचारों में अनुसंधान और विकास को प्रभावी बनाने के लिए ये फेलोशिप दी जाती हैं। इस बार के स्वर्ण जयंती फेलोशिप विजेताओं पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विज्ञान के क्षेत्र में नवोन्मेषी विचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आजादी की 50वीं वर्षगांठ से स्वर्ण जयंती फेलोशिप की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली यह फेलोशिप हर साल वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में उनके मौलिक अनुसंधान को समर्थन देने के लिए दी जाती है। साल 2020-21 के लिए देश भर से विज्ञान के विभिन्न विषयों में काम कर रहे 17 चयनित वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इनमें लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धेश एस कामत, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के डॉक्टर श्रीधरन देवराजन, CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ की डॉक्टर नीति कुमार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के डॉक्टर नितिन गुप्ता को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में इस बार की स्वर्ण जयंती फेलोशिप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के डॉक्टर मधुसूदन माझी, CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के डॉक्टर शाक्य एस सेन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई के डॉक्टर चंद्रमौली सुब्रमण्यम को दी गई है। वहीं गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में इस बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के डॉक्टर अतुल अभय दीक्षित, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे की डॉक्टर मौसमी भक्त और TIFR सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स बेंगलुरु के डॉक्टर उज्जवल कोले को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद सिंह को उनके शोध के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इस बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए TIFR इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर सुब्रो भट्टाचार्य जी, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के डॉक्टर पवित्र कुमार नायक और भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर के डॉक्टर शामिक बैनर्जी को चुना गया है। अभियांत्रिकी विज्ञान के क्षेत्र में साल 2020-21 की स्वर्ण जयंती फेलोशिप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के डॉक्टर ऋषिराज, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के डॉक्टर अमर्त्य मुखोपाध्याय को प्रदान की गई है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पुरस्कार विजेताओं को अनुसंधान करने के लिए जरूरी मदद सहित 5 साल के लिए 25,000 रुपए मासिक फेलोशिप प्रदान की जाती है। इसके अलावा विजेताओं को 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान भी प्रदान किया जाता है। फेलोशिप के अलावा उपकरण, संगणकीय सुविधाओं, उपभोग की सामग्री, आकस्मिक व्यय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं अन्य विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुदान योग्यता के अनुसार प्रदान किया जाता है। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
बीते 8 और 9 नवंबर को साल 2020 और साल 2021 के लिए देश के नागरिक अलंकरण पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलग अलग समारोहों में राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को साल 2020 के लिए 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए और साल 2021 के लिए 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान भी शामिल हैं। जाने माने महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर और एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय सहित पर्यावरण, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कई अभिनव योगदानों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहे। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके किमिन में एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र का उद्घाटन किया। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह केंद्र पूर्वोत्तर के आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में मददगार साबित होगा। यह बायोटेक सेंटर इस क्षेत्र के 4 जिलों और 50 से ज्यादा गांवों को कवर कर अगले 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाएगा। जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग कर स्थानीय जैव संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इन कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए ICAR, CSIR के संस्थानों के साथ अकादमिक संबंध भी स्थापित किए हैं, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के संभावित युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपग्रह आधारित पर्वतीय जोखिम आकलन में सहयोग करेगा। हाल ही में इसके लिए USDM ने इसरो के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार IIRS उत्तराखंड में ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर, भूस्खलन और हिमस्खलन जोखिम क्षेत्रों की सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी करेगा। इस पहल से अब प्राकृतिक आपदा जोखिम वाले इस राज्य में समय रहते आपदाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी और ऐसी आपदाओं से ज्यादा बेहतर तरह से निपटा जा सकेगा। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से अधिक ग्लेशियर और 1200 से ज्यादा छोटी और बड़ी ग्लेशियर लेक्स हैं। गौरतलब है कि सिर्फ उत्तराखंड में इस साल ही मौसम संबंधी आपदाओं में 298 लोगों की जान गई और 66 लोग लापता हो गए। IIRS द्वारा प्रदान किया गया तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण विभिन्न आपदाओं और अन्य चुनौतियों से निपटने में फायदेमंद साबित होगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में सामने आया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार आपके संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है और मनोभ्रंश के जोखिम को कम कर सकता है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली में सूजन बढ़ती है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इस अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों ने अधिक फल, सब्जियां, बीन्स और चाय या कॉफी वाले आहार का सेवन किया, उनमें जीवन में आगे मनोभ्रंश विकसित होने का जोखिम काफी कम था। यह शोध न्यूरोलॉजी पत्रिका के ऑनलाइन अंक में प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन ग्रीस में 73 वर्ष की औसत आयु वाले 1059 लोगों पर किया गया जिन्हें मनोभ्रंश नहीं था। उनमें से प्रत्येक से उनके आहार से जुड़े सवाल पूछे गए। देखा गया कि जिनके आहार में एंटी इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ का उपयोग ज्यादा था, उनमें मनोभ्रंश का जोखिम भी कम था। इस अध्ययन से साबित होता है कि बेहतर पोषक तत्वों का उपयोग हमें बुढ़ापे में होने वाले मानसिक विकारों से बचा सकते हैं। आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201309। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।